नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा अध्याय 4, आय और रोजगार का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि आप समझोगे तभी आपके एग्जाम में नंबर आएंगे। और आज इसी चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं। तो आज जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए अच्छी बात है कि भैया नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो नए चैप्टर से आप कवर कर लोगे। और हमारी एक परंपरा है, क्या परंपरा है? जब भी हम चैप्टर का लेक्चर 1 पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, चैप्टर फ्लो क्या है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आय और रोजगार क्या है, किस प्रकार से इनके बीच में संबंध है, ये चर्चा। उसके बाद हम बात करेंगे समग्र मांग की, जिसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। अब बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, समग्र मांग और बाजार मांग दोनों को एक समझ लेते हैं, पर एक नहीं है, अंतर है। वो अंतर क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस समग्र मांग के अवयव क्या है, मतलब किस किस चीज से मिलकर करके समग्र मांग बनती है, एग्रीगेट डिमांड या एडी बनता है। इसके बाद 2 सेक्टर मॉडल में हम आय का निर्धारण करेंगे। जो 2 सेक्टर मॉडल है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, याद करिए वो आय का आपको चक्रीय प्रभाव मैंने पढ़ाया था, है ना? तो उसमें 2 सेक्टर मॉडल की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे फलन की। देखो, उपभोग और बचत फलन, दोनों फलन अपन लोग पढ़ेंगे। फंक्शन कहते हैं इनको, मतलब कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन कहा जाता है। जैसे अभी तक आप लोग डिमांड फंक्शन, मांग फलन पढ़ करके आए हो, उत्पादन फलन पढ़ करके आए हो, उसी प्रकार से हम लोग उपभोग फलन और बचत फलन पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जो कि अपन बीच बीच में समय पर कवर करेंगे, नहीं तो बाद में एंडिंग में जाकर करके कवर करेंगे। ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना इसको बहुत जरूरी है। तो आज क्या समझाओगे गुरुजी? आज अपन बात करेंगे बच्चों परिचय की, इंट्रोडक्शन और समग्र मांग का आज बस अर्थ जानेंगे। फिर उसके अवयव क्या है क्या नहीं है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज सिर्फ समग्र मांग का जो अर्थ है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, ये जिसको कहा जाता है परिचय। चैप्टर का नाम क्या है? आय और रोजगार के निर्धारण। आय, इनकम और रोजगार। आय और रोजगार के निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि किस प्रकार से हम आय का निर्धारण कर सकते हैं और किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक, पहले तो ये बात सुनिए, अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ लिया? चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया और चैप्टर 3 कवर कर लिया। इसमें मैक्रो में जो अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है, मैक्रो में चैप्टर 1 पढ़ लिया, फिर चैप्टर 3 मुद्रा और बैंकिंग पढ़ लिया और फिर चैप्टर 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था पढ़ लिया। और अब आज हमने 4th चैप्टर इसका शुरू कर दिया है, आय और रोजगार के निर्धारण। यहां तक अपना हो गया है और आय और रोजगार के निर्धारण आज अपन शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, अब अपन को यह समझना है कि किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण होता है और किस प्रकार से आय का निर्धारण होता है। जब आपने सरकारी बजट पढ़ा तो मैंने आपको यह बताया था कि किन्स जो था, जॉन मैनॉर्ड किन्स जो थे, J.M. किन्स जिनको कहा जाता है, जिनकी एक किताब थी, उस किताब में उन्होंने ये बात कही कि ये सरकार ध्यान रखे कि रोजगार का और आय का स्तर बना करके रखे। स्थायित्व अर्थव्यवस्था में बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वहां पर रोजगार का स्तर सरकार ध्यान दे। तो आज अब इसी चैप्टर पे अपन यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आय और रोजगार का निर्धारण होता है। देखिए बच्चों, हर सरकार की और हर देश की एक कोशिश रहती है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता बनी रहे। क्या बनी रहे? उसकी अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए,
आर्थिक स्थिरता जिसको अपन लोग कहते हैं, वो आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। मतलब ना तो महंगाई का दौर आए और ना मंदी का दौर आए। अब देखो, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को रोजगार मिले। सबके पास रोजगार रहेगा तो सबके पास एक लिमिटेड मनी रहेगा, और सबके पास लिमिटेड मनी रहेगा तो वो इस हिसाब से अपने आवश्यकताओं के लिए खर्च कर देंगे। पर अगर सबको रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा रोजगार मिल जाएगा, वो ज्यादा पैसा कमाएगा, वो ज्यादा महंगाई बढ़ाने में भूमिका निभाएगा, इस प्रकार से नहीं। तो रोजगार का निर्धारण होना चाहिए। इंप्लॉयमेंट जो है वो पूर्ण रोजगार की बात यहाँ पे आज जेएम किनीज करेंगे, जॉन मेनॉर्ड किन्स जो है उनकी किताब की भी अपन चर्चा करेंगे। तो आर्थिक स्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हर देश चाहता है और हर देश की सरकार चाहती है। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं मैं पूरी इकोनॉमिक्स को खत्म करके मानता हूं। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होती है, मार्केट में डिमांड होती है। किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड होगी, मांग होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अक्टूबर शुरू हो गया है, अब आप लोग मांग करोगे, धीरे धीरे डिमांड करोगे, सर वन शॉट लेकर के आओ, टाइम कम बचा है सर, वन शॉट लेकर के आओ। तो ये क्या हुआ, मार्केट में डिमांड चली है। अब मार्केट में डिमांड चली है तो कहीं ना कहीं सोचा जाएगा कि हाँ यार सही बात है, वन शॉट लेकर के आया जाए। तो अब जब डिमांड हुई है तो उस पर क्या होगा, उसका तैयारी होगी, उत्पादन करना शुरू करेंगे। तो जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई करना शुरू करेगा, पूर्ति करना शुरू करेगा। और जब वो सप्लाई करना शुरू करेगा मतलब वो उत्पादन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। उत्पादन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जब उत्पादन बढ़ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जब उसमें फिर ज्यादा उद्योग लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, तो उसमें मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा। और जब ज्यादा लोगों को रोजगार, काम धंधा मिलेगा तो उनको इनकम भी बढ़ेगी। और फिर अगर इनकम ज्यादा होगी तो फिर डिमांड करेंगे, फिर डिमांड होगी, सप्लाई होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, फिर आय बढ़ेगी। ये मतलब एक प्रकार से पूरा चक्र है। ये चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है कि डिमांड होगी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर अर्थव्यवस्था में कुछ है तो वो उपभोक्ताओं के द्वारा करी गई मांग है। उपभोक्ता जब तक मांग नहीं करते हैं तब तक सब कुछ बेकार है बेटा। डिमांड नहीं होगी जब तक कोई भी उत्पादक कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, वो सप्लाई नहीं कर सकता। आज अगर आप लोग डिमांड नहीं करते कि सर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो शायद मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा होता। अगर आप लोग किसी चीज की डिमांड नहीं करते तो हमारी तरफ से हम चाहे कितना ही अच्छा प्रोस दे वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जब डिमांड जिस चीज की होती है वही काम किया जाता है तो ज्यादा मार्केट में हाइक होता है, मतलब मार्केट अच्छा वहां पे चलता है। तो सब कुछ, पूरी अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो डिमांड पर टिकी हुई है। पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो मांग पर टिकी हुई है। अगर मांग सही चलती रही तो सब कुछ सही चलता रहेगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं जिसका आज हम वापस जिक्र करेंगे। जो उदाहरण है वो है 1929 की महामंदी का। 1929 की महामंदी, 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है बच्चों, महामंदी। 1929 की महामंदी, ये 1929 की महामंदी ऐसी महामंदी थी जिसने पूरे विश्व को हिला डाला था। अब उस महामंदी के समय पर, उस महामंदी के दौर पर दो विचारधाराएं काम कर रही थी। एक विचारधारा पूंजीवाद की थी, वह पूंजीवाद जिसका समर्थक अमेरिका था, और दूसरी विचारधारा समाजवाद और साम्यवाद की थी जिसका समर्थक या जिसका बड़ा देश जो था वो रशिया या सोवियत संघ उस समय था। तो अब पूंजीवाद और समाजवाद, पूंजीवाद ये कहता है कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए और सारी चीजें प्राइवेट के कंट्रोल में चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बस थोड़ा देख ले, बाकी मस्त रहे, बिंदास रहे, खाए पिए सोए मजे मारे सरकार, ये काम है सरकार का। समाजवाद ये कहता है नहीं, निजी क्षेत्र को तो कम से कम दो, ज्यादा सारा कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। किसको कितनी जरूरत है उतनी सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो अब क्या है, अमेरिका में चल रहा था पूंजीवाद। एक बार समाजवाद को साइड में रख दीजिए, अमेरिका में पूंजीवाद चल रहा था। अब अमेरिका पहले क्या था ना, नन्ना मुन्ना छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, वो किसी के साथ फालतू की छेड़खानी नहीं करा करता था। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से लेकर करके 1918 तक, तो वो क्या है 1917 में उसको एंट्री लेनी पड़ी। अब 1917 में एंट्री ली और एंट्री लेते ही अमेरिका वाला ग्रुप जीत गया, नहीं तो उससे पहले अमेरिका वाले ग्रुप की बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी। फिर अमेरिका ने एंट्री ली, ओह कौन मार रहा है मेरे दोस्तों को, चलो डिशुम 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 डिशुम, सारे खत्म हो गए। तो यहां से धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका का बढ़ना शुरू हुआ, अमेरिका की ताकत जो है वो बढ़ी है। आप अगर युगों को या आप टाइम पीरियड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो टाइम पीरियड इस प्रकार से बेटा कि मैं ये कहता हूं कि 1918 से पहले अगर किसी का टाइम चला है, दौर अगर किसी का चला है तो ब्रिटेन का चला है।
1918 से अगर दौर चला से पहले दौर चला है तो ब्रिटेन का चला है, इसके बाद भी ब्रिटेन का टाइम रहेगा, ऐसी बात नहीं है। पर 1918 से लेकर कर 45 तक अगर मैं कहूं तो सच में जो दौर रहा है वो अमेरिका का रहा है। किसका रहा है? यूएसए का रहा है। 1914 से 1991 तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो देश है, यूएसए और यूएसएसआर, इन दो का रूल चला है और मतलब पावरफुल रही है। और 1991 के बाद बोलूं तो फिर यूएसए भी ताकतवर माना जाता है। और अगर आज के समय में बात करूं तो आज के समय में बहुत से देश ताकतवर है, यूएसए भी है, चाइना भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, इजराइल भी है, सब अपनी जगह ताकतवर माने जाते हैं। तो यहां से क्या हुआ, इनका राइज होना शुरू हुआ और यूरोप के देश बार बार में भाग भाग करके जाते थे अमेरिका के पास, अमेरिका भैया फंड दो विकास करना, अमेरिका भैया फंड दो विकास करना। तो अमेरिका ने फंड दे करके उनका विकास करा दिया। अब क्या हुआ कि 1920 के बाद का जो दौर चला अमेरिका के लिए मतलब बहुत सफलतम टाइम था, वो बड़ा उन्होंने खूब प्रोडक्शन करा, दुनिया को बेचा, खूब पैसा उन्होंने कमाया। बट 1929 जिस टाइम का किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था वो टाइम आ चुका था 1929 का, जब महामंदी आ जाती है। महामंदी का मतलब ये हो गया कि हर वस्तु की कीमत गिर गई, और जब हर वस्तु की कीमत गिर जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया आज मैं सप्लायर हूं तो अगर एक कीमत तक तो बेच दूंगा। जैसे मान लो कि मुझे फोन बनाने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, एक बार उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मुझे फोन बनाने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है और मैं फोन को 200 रुपए में बेच रहा हूं, पर 200 में लोग खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि मांग कम है। और जब भी मांग कम होगी तो आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस कम होगी तभी तो डिमांड बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये सब आप पढ़ करके आ चुके हो। तो प्राइस गिरानी पड़ेगी। अब प्राइस मैंने 150 कर दी, 150 में भी कोई नहीं खरीद रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलो भाई मैंने 100 में बनाया है, 100 में तो दे जाओ। अगर 100 में भी लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फैक्ट्री को बंद कर दूंगा, मेरा जो पूरा प्रोडक्शन प्लांट है मैं उसको बंद कर दूंगा और बंद कर करके सारे जो कर्मचारी है उनको निकाल दूंगा। मतलब एक मालिक की मत देखो, यहाँ पर उसके पास काम करने वाले हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो फ्री हो जाएंगे। एक कंपनी बंद हुई, हजारों कंपनियां उस समय पूरे विश्व में बंद हुई थी, जिसमें तो काफी बड़ी बड़ी कंपनियां तो अमेरिका की थी। काफी बैंक दिवालिया घोषित हो चुके थे। मतलब इसका मतलब ये था कि भैया हमारे पास अब पैसा नहीं है चुकाने के लिए लोगों का, और लोगों के पास भी कुछ नहीं, बुरी स्थिति हो चुकी थी, दिवालिया घोषित हो चुके थे। ये जो महामंदी का दौर है 1929 से 33 तक चला प्यारे बच्चों, और जब 1929 से 1933 तक ये दौर चला है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सुधार होते हुए आए और सुधारों में ये बात देखी गई कि सरकार का हस्तक्षेप है वो बड़ा जरूरी है। सरकार हस्तक्षेप करे और रोजगार निर्धारण करे। ये जो कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं वो इसीलिए सुना रहा हूं कि आय और रोजगार पे सरकार ध्यान दे, सरकार का हस्तक्षेप हो। क्यों? क्योंकि उस समय जब यहां पूरी दुनिया जूझ रही थी, समाजवाद मतलब सोवियत संघ में कुछ भी पत्ता भी नहीं हिला, सब कुछ सही चल रहा था जैसा कि जैसे पहले चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बात मान ली गई कि सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी में। अब इसी के बाद 1933 के बाद जिसकी चर्चा आज हम लोगों को करनी है, 1936 में जॉन मैनॉर्ड कीन्स, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, ब्रिटेन में रहने वाले एक इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में जो चर्चा करी इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करी। उस किताब में उन्होंने बताया कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं, रोजगार को प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं, रोजगार में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, क्या पूरी कंडीशन है, वो यहाँ पे इस किताब में जॉन मैनॉर्ड कीन्स ने 1936 में बताई है। ठीक है, तो आज हमें यही डिस्कस करना है बच्चों। और इसमें आगे चल करके जैसे अभी मैंने अभी आप लोगों को कहा डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिमांड में क्या है, मतलब डिमांड कौन करता है, उपभोक्ता करता है, मांग कौन करता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन, जो किसी वस्तु और सेवा का उपभोग करता हो, इस्तेमाल करता हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, उपभोग फलन पढ़ेंगे, उपभोग फलन पढ़ेंगे, कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और सिखा रखी कि y इज इक्वल्स टू C प्लस S। वाई मतलब इनकम, और ये इनकम आपकी दो चीजों पे ही होगी, या तो कंजप्शन पे, या तो आप उपभोग कर लोगे इनकम को, और जो बाकी रह जाएगा वो आपकी बचत हो जाएगी। तो इसलिए ये आपने कंज्यूम कर लिया हो तो उपभोग फलन हो गया, और जो बाकी बचत रह गई तो इस बचत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बचत फलन, हम सेविंग फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो चैप्टर है उसके ओवरव्यू के बारे में है कि हमें इस चैप्टर में इन चीजों की जानकारी चाहिए, इन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है।
देखो अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना था कि अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी है, उसमें पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट वहां पर होगा। इनके अनुसार अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है और अगर अर्थव्यवस्था में मुक्त, फ्री व पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है तो बाजार में कुछ शक्ति ऐसे काम करेगी कि जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होगी। देखिए अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बात। इनके अनुसार, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी की स्थिति है, मतलब लोग बेरोजगार हो गए हैं, और अगर अर्थव्यवस्था मुक्त है, फ्री है, मतलब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये कब की कहानी है? ये कहानी है बच्चों 1929 से पहले की, 1929 से पहले की, जब महामंदी नहीं आई है। तब अर्थशास्त्री ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था फ्री है, इकोनॉमी अगर फ्री है, पूंजीवादी है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली ऐसे कार्य विकसित कर लेंगी कि लोगों को ऑटोमेटिकली फिर से वापस क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। बट 1929 में जब महामंदी आती है, 33 के दौर तक चलती है और 36 में जॉन मेनॉट किन्स की ये किताब आती है, तो उस किताब में जॉन मेनॉट किन्स इन अर्थशास्त्रियों की बात को ठुकराते हैं और कहते हैं कि नहीं, पूरी मार्केट इकोनॉमी में, पूंजीवादी इकोनॉमी में इस प्रकार से नहीं हो सकता कि वो ऑटोमेटिकली रोजगार क्रिएट कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने, इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुक्त और फ्री हुई और प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, मतलब वहां पे कंपटीशन होता है, फुल कंपटीशन वहां पर होता है, तो बाजार में कुछ शक्ति ऐसे काम करेगी जो फिर से क्या है, रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। पर जॉन मेनॉट किन्स इनकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन 1929 और 33, 1929 और 33 के बीच ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य देशों में आर्थिक मंदी की स्थिति आई, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी व राष्ट्रीय आय भी कम हुई। अब 1929 और 33, देखो बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो महामंदी मैं आपको पढ़ाता हूं, या अभी बताया है, पहले भी बीच में कभी लेक्चर्स में डिस्कस करा होगा, ये महामंदी कहां पढ़ाई गई थी? ये महामंदी पढ़ाई गई थी क्लास 10th में, क्लास 10th की हाई स्टोरी हिस्ट्री में, चैप्टर नंबर है 3, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसमें ये वाला पढ़ाया गया था महामंदी का। तो अब आप सोचिए कि अगर हम लोग 10th में सीरियसली पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, अगर 10th में हम सीरियसली पढ़ते तो 12th में आज हमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट में डीप में जाने की आवश्यकता नहीं थी। बट कोई इशू नहीं है, अपन गए हैं, अपन टॉपिक्स को समझने के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों, अगर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो हमारा एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और उस एक टॉपिक के लिए है ना, चाहे अपन को क्योंकि शब्द भी नहीं आता ना, तो उसको भी समझना चाहिए कि क्योंकि का अर्थ क्या है, क्यों है। हमें गूगल सर्च करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, पर उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम एक एक चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जो पूरा संसार है ना, जो पूरा वर्ल्ड है, ये शब्दों में समाया हुआ है। सब कुछ शब्दों का खेल है बच्चों। जब सब कुछ ही शब्दों का खेल है, तो फिर हमारा कंटेंट कौन सी खेत की मूली है? तो इसलिए हम अगर एक एक शब्द को समझते जाएंगे तो हम एक एक लाइन को समझते जाएंगे, एक एक लाइन को हमने समझ लिया तो हम एक एक पैराग्राफ को समझते जाएंगे, एक एक पैराग्राफ को हमने समझ लिया तो हम एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे, एक एक टॉपिक को हमने समझ लिया तो एक एक चैप्टर को समझते जाएंगे, और पूरे चैप्टर समझ लिए तो हम किताब समझते जाएंगे। इसलिए हर शब्द महत्वपूर्ण है, हर शब्द का कहीं ना कहीं अर्थ जानने की कोशिश करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको गहराई में जाकर करके महसूस करने की कोशिश करिए, और फिर आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो महामंदी है, ये महामंदी ने कहां कहां प्रभाव डाला? ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में और अन्य देशों में आर्थिक मंदी की स्थिति आई, जिसके कारण बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो और भी बढ़ गया, मतलब और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। अब आपको बता दिया मैंने कि किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि लोगों की मांग गिर गई। मांग गिरी, इसका मतलब क्या है? सप्लाई नहीं करेंगे, उत्पादन वाले फैक्ट्री बंद कर देंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो उनके पास इनकम का भी कोई साधन नहीं बचेगा। बेरोजगार किसको कहा जाएगा? जिसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए किसी प्रकार का आय का स्रोत नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। इसके अलावा बेरोजगार और क्या है? जो काम ढूंढने का प्रयत्न करता है, जो चाहता है कि मुझे काम मिल जाए पर उसको उस स्तर का काम मिल नहीं रहा है, इसको हम बेरोजगार कहेंगे। कोई व्यक्ति घर पे सो रहा है मजे से, देश में बेरोजगारी बढ़ी है बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, काम ही नहीं है। भाई घर पे सोते सोते काम नहीं मिलता, मकानों से बाहर निकलना पड़ता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, काम फिर ही मिलता है। तो बेरोजगार का मतलब यह है कि उसके पास जीवन यापन करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आय का स्रोत नहीं है। तो अब बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी, हर व्यक्ति की आय कम हो रही है, तो राष्ट्र की जो आय है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी यहां पर ग्रेट ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा था, तो उस समय
ग्रेट ब्रिटेन का ही उपनिवेश भारत था, तो भारत पे प्रभाव पड़ा, पर भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि आधारित थी। ठीक है, इसके कारण कई कारखाने बंद हुए और कई उद्योगों में उत्पादन की क्षमता से कम उत्पादन पर काम होने लगा। अब इस महामंदी के कारण कई कारखाने जो है, कई फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई, बिल्कुल वो क्लोज हो गई। और इसके अलावा काफी जो बैंक है बेटा, बैंकों को इनसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, और दिवालिया का मतलब ये होता है कि अब वो चुकाने की क्षमता में नहीं है, अब वो पेमेंट करने की क्षमता में नहीं है। तो कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, इसका मतलब लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब वो हर चीज के लिए तरस रहे, उनके पास कुछ भी रुपया नहीं बचे। लोगों की जो सेविंग्स थी, जो बचत तो कर रखी थी लोगों ने, वो भी बिल्कुल क्या है, खत्म हो चुकी है। तो और बैंक इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, और जो कुछ उद्योग चल रहे थे उनकी क्षमता क्या हो गई थी, कम हो गई थी। प्रोडक्शन करने की क्षमता, कैपेसिटी कम हो गई थी, क्योंकि लोगों की डिमांड कम थी, जितनी थी उतनी ही कर रहे थे और उत्पादन पर काम होता था। बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों को अत्यंत आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ा, और इस समस्या का उस समय प्रचलित आर्थिक सिद्धांतों द्वारा कोई समाधान भी नहीं निकल रहा था। अब बहुत बड़े पैमाने पर जब बेरोजगारी बढ़ गई, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ना तो सरकारें लगा पा रही थी और ना ही कोई अर्थशास्त्री लगा पा रहा था। देखो, कोई भी चीज है ना बच्चों, कोई चाहे व्यवस्था हो, सिस्टम हो, कहीं पर भी हमेशा थोड़ा बहुत कंट्रोल होना ही चाहिए। अब अर्थव्यवस्था भी देश को चला जो सरकार रही है, वो हमेशा अगर अर्थव्यवस्था को पूरा खुला छोड़ देगी तो वो थोड़ा सा खतरनाक है। वही बात यहाँ पर है, जिसे कहा जाता है ना भाई, खुले सांड को छोड़ दिया जाता है, वो जहां जाएगा वो वहां विनाश ही फैलाएगा। तो हमेशा कुछ भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हम कहते हैं ना, मन करे वैसा करना चाहिए, मन करे वैसा भी नहीं, ये मन भी एक सांड की तरह वो भाग जाएगा, इस पर भी कंट्रोल हो भाई, इधर नहीं जाना, इधर ही चलना, इधर ही चलना है, इस प्रकार से, है ना। तो बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैल गई। अब किसी के पास भी कोई समाधान नहीं था, जनता बड़ी आर्थिक कठिनाई से गुजर रही थी, बड़ी समस्याओं से वो गुजर रही थी, और इस समस्या का कोई प्रचलित आर्थिक सिद्धांत द्वारा कोई भी समाधान नहीं निकल रहा था, मतलब कोई इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं आ रहा था। इसी संदर्भ में 1936 में जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत का खंडन किया तथा आय व रोजगार के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि उस समय की आर्थिक समस्याओं के निदान में सहायक रहा। तो चलिए भैया, 1936 में आती है J.M. कीन्स, जॉन मेनॉर्ड कीन्स की किताब। इस किताब का नाम आप अपनी पॉकेट डायरी में लिख लीजिएगा, इस किताब का नाम अपने पेपर में लिख करके दीवार पे चिपका लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईयर देखिए, अब जॉन मेनॉर्ड कीन्स का नाम कहां कहां है। चैप्टर 1 में इस किताब का जिक्र अपन लोगों ने करा है, चैप्टर 4 में कर लिया, चैप्टर 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति में करवाया है मैंने। तो कहां कहां जॉन मेनॉर्ड कीन्स का नाम है। जब इतनी बार चैप्टर्स में रिपीटेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में भी ये आ ही जाएगा। तो जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने अपनी जो पुस्तक है, कौन सी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार, इंटरेस्ट और मनी, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद मत करने बैठ जाना, किताब का जो नाम है वो किताब का नाम ही रहेगा, हिंदी में नहीं लिखी है इन्होंने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार का जो क्लासिकल सिद्धांत है उसका खंडन किया। क्लासिकल सिद्धांत का मतलब क्या है, जो अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे थे, जो अर्थशास्त्री ये कहते थे कि पूर्ण रोजगार होगा, और अगर मार्केट फ्री है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर अगर बेरोजगारी फैल भी गई तो फिर से ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पूर्ण रोजगार हो जाएगा। तो उस बात का खंडन कर दिया तथा आय व रोजगार के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब फाउंड किया, नए जो सिद्धांत है वो दिए उन्होंने, जिससे उस समय की जो आर्थिक समस्या है उनका निदान में सहायक हुआ है। मतलब उस समय जो आर्थिक समस्या, महामंदी के बाद की समस्या देखने को मिल रही थी, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं जो समाधान निकला है वो किससे निकला है, जॉन मेनॉर्ड कीन्स की इस किताब में आय और रोजगार के सिद्धांत दिए हैं उनसे निकला है। यह है जॉन मेनॉर्ड कीन्स, है ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं। कीन्स ने अपनी पुस्तक में रोजगार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया तथा उन कारकों को भी बताया जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। देखो, अब इस पुस्तक में क्या क्या बताया है कीन्स ने बताया रोजगार को प्रभावित करने वाले कारक, कि रोजगार को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। मतलब रोजगार बढ़ रहा है तो किन कारकों के कारक बढ़ रहा है, और घट रहा है तो वो क्यों घट रहा है। ये सारी जानकारी इस किताब में जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने दी है कि रोजगार को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा तथा उन कारकों को भी बताया जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो एक तरफ तो ये बताया कि भैया रोजगार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, और एक ये भी बताया कि बेरोजगारी क्यों होती है,
बेरोजगारी उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं, वो कारण भी बताएं। वो कारण भी यहां पर बताएं, रोजगार को प्रभावित करने वाले कारक और बेरोजगारी क्यों हो रही है, इस समस्या के क्या कारण है, वो भी यहां पर जॉन मेनॉर्ड किन्स ने बताया। किन्स ने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती और अर्थव्यवस्था में सामान्य अपूर्ण रोजगार साम्य की स्थिति होती है। अब क्या कहा किन्स ने कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होती, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता वहां पर। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अपूर्ण रोजगार साम्य, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। मतलब क्या है कि पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सबको रोजगार नहीं है, पर फिर भी सही स्थिति पे जो अर्थव्यवस्था है वो चलेगी। किन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत एक अल्पकालीन सिद्धांत है। किन्स के अनुसार जनसंख्या, पूंजी, श्रम, शक्ति, तकनीक, मजदूरों की कार्यकुशलता एक समय में बदलती नहीं है। अब अल्पकाल का मतलब आप समझ चुके हो। अल्पकाल का मतलब होता है जहां पर कुछ में परिवर्तन हो और कुछ स्थिर हो। तो यहां पर क्या कहते हैं, किन्स कहते हैं कि जनसंख्या, पूंजी, श्रम, शक्ति, तकनीक, मजदूर की जो कार्यकुशलता है एक समय में बदलती नहीं है। मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिनों में, कुछ समय में ही उसकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। वो उसको बिल्कुल क्लियर हम लोगों को करना होगा कि कार्यकुशलता एक समय में बदलती नहीं है। उनके अनुसार आय और उत्पाद में वृद्धि ज्यादा श्रम शक्ति को लगाकर प्राप्त की जा सकती है। तो किसके अनुसार, जेम किन्स के अनुसार कि आय और उत्पाद में वृद्धि ज्यादा श्रम शक्ति को लगाकर प्राप्त की जा सकती है। मतलब आय को भी बढ़ाया जा सकता है, उत्पाद प्रोडक्ट को भी बढ़ाया जा सकता है, श्रम शक्ति को ज्यादा लगाकर, मतलब हम ज्यादा लोगों को रोजगार देकर करके इस चीज को बढ़ा सकते हैं। अतः अल्पकाल में अगर राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो रोजगार भी अधिक होगा, और अगर राष्ट्रीय आय कम होगी तो रोजगार की मात्रा भी कम होगी। तो अल्पकाल में अगर राष्ट्रीय आय अधिक होती है, मतलब नेशनल इनकम ज्यादा होती है, तो रोजगार भी ज्यादा होगा, और अगर राष्ट्रीय आय कम होगी तो रोजगार की मात्रा भी कम हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ये पूरी साइकिल है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है। ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी कि कहां से ये आय और रोजगार का सिद्धांत की बात हो हुई है, क्यों हुई है, ये सारी चर्चा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक, दैट इज द समग्र मांग का अर्थ। क्या है समग्र मांग का अर्थ, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट में उसको कहा जाएगा एडी। एग्रीगेट डिमांड, एडी, या समग्र मांग का जो अर्थ है वो क्या होता है। समग्र मांग का अर्थ का मतलब ये है कि पूरे बाजार में, मतलब पूरे कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में टोटल जो डिमांड है वो क्या कहलाती है, समग्र मांग कहलाती है। मतलब जितनी वस्तु की कीमत दे रखी है तो उस कीमत पर जितनी भी मांग होती है पूरी अर्थव्यवस्था में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब आप बोलोगे कि गुरुजी तो इसमें और फिर बाजार मांग में तो कोई अंतर ही नहीं है। बाजार मांग में भी आपने यही बताया था जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ी थी, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, उपभोक्ता के व्यवहार का संतुलन जब आपने व्यवहार पढ़ाया था, तो आपने हमें यही बताया था कि बाजार मांग, बेटा बाजार में जो वस्तु की मांग होती है वो टोटल बाजार मांग कहलाएगी, और एक एक व्यक्ति की है वो व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। हाँ बिल्कुल सही बताया था मैंने गलत नहीं बताया, और अभी भी गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं वापस कह रहा हूँ कि इकोनॉमी का पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी डिमांड होगी उसको टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। अब आप आ जाओ इधर, जो मार्केट डिमांड को पकड़ करके बैठे हो, बाजार मांग को पकड़ करके बैठे हो कि सर जी बाजार मांग में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों सुनो मेरी बात, जब बाजार मांग की बात करते हैं, मार्केट डिमांड की बात करते हैं, तो हम एक वस्तु की बात करते हैं। किसकी बात करें, इस एक वस्तु की पूरे बाजार में कितनी डिमांड है। वापस सुनिएगा, बाजार मांग में क्या कहा जा रहा है, इस एक वस्तु की पूरे बाजार में कितनी मांग है, दैट इज द मार्केट डिमांड या बाजार मांग। हम एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग में क्या कह रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में सारी वस्तु सेवाओं की कितनी मांग है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं। अब आपने मार्केट डिमांड पढ़ा है तो आप सप्लाई भी पढ़ोगे, एक उत्पादक कितना सप्लाई कर रहा है और टोटल सप्लाई, मार्केट सप्लाई आ जाएगी। अब यहां पर हम एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ेंगे, समग्र पूर्ति भी पढ़ेंगे।
तो यहां पर समग्र मांग का मतलब यह है कि पूरी अर्थव्यवस्थाओं में कुल जो मांग है, टोटल जो डिमांड है वो कितनी है एक दी हुई वस्तुओं की कीमतों पर, उसको हम क्या कहेंगे, समग्र मांग कहेंगे। इस समग्र मांग का अर्थ आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इस समग्र मांग में कौन कौन से अवयव आते हैं वो हम जानेंगे, आगे के लेक्चर में जानेंगे, पर पहले समग्र मांग की परिभाषा। समग्र मांग अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को संदर्भित करती है। तो समग्र मांग क्या करी, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, मतलब जिस मूल्य पर वो बिक रही है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसको बता रही है, जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक लेखांकन वर्ष में, मतलब एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष जो हम मानते हैं कब से कब, 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक का, इस एक लेखांकन वर्ष की अवधि के दौरान आय के एक निश्चित स्तर पर खरीदने की योजना बना रहे हैं। मतलब जितनी उनकी आय है उस एक निश्चित आय के स्तर पर वो खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं कि साहब हम इतना खरीदेंगे। तो वो जितनी भी कीमत है उस कीमतों पर अपनी आय को देखते हुए वो जो खरीदेंगे वो टोटल मांग में या एग्रीगेट मांग में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में एडी वह कुल व्यय है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक निश्चित अवधि के दौरान करने को तैयार है। इसका मतलब है एडी और कुल व्यय का मतलब एक ही है। अब इसने क्या कहा है, एडी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब एडी का मतलब समग्र मांग का मतलब हो गया कुल व्यय, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। अब आप पूछोगे सर ये बात समझ में नहीं है, तो समझो। जैसे पहले ये मान लो, मैं आपको एक बात कहता हूं, सीधा से मान लो 100 गुड है, 100 आइटम है, और इन 100 आइटमों की जो टोटल प्राइस है पूरी अर्थव्यवस्था में हजार थी, लोगों ने खरीद लिए ये आइटम, कितना हो गया, 1 लाख रुपए। समझ रहे हैं आप बात को, कि 100 आइटम है, हर आइटम की कीमत जो है वो 1000 रुपए। पूरी अर्थव्यवस्था में अलग अलग वस्तु है, उन 100 टोटल मिलाकर के वो 100 वस्तु है, लोगों 100 ही बनी हुई टोटल, मोबाइल मान लो, रिमोट मान लो, पेन मान लो, मोटरसाइकिल मान लो, ये सब कुछ मिलाकर के 100 ही बना हुआ, और 100 की 100 जो सारी वस्तुएं वो लोगों ने खरीद ली। हर की कीमत 1000 रुपए मानी, एक बार 1 लाख रुपए हो गए। अब आप बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड कितने की हुई, 1 लाख की। क्या है एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या बोला है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, तो कुल मूल्य बता रहा है वो कितने की हुई, 1 लाख की। अब आपसे मैं ये पूछूं कि पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों ने कितना खर्चा करा, आप बोलोगे 1 लाख का। तो ये तो मैं कह रहा हूं एडी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, कि जितनी एडी है उतना ही टोटल खर्चा होगा, खर्चा जितना है उतनी एडी है भैया। चलो आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक फैमिली है, उनकी इनकम 50,000 है, वो हर महीने में 30,000 का खर्चा करते हैं वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करने के लिए। अब मैं उनको पूछूं उनके पूरे परिवार की एडी कितनी है, आप बोलोगे सर 30,000, क्योंकि 30,000 खर्चा कर रहे हैं। मैं पूछूं उनके परिवार में टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 30,000, तो एडी बराबर क्या हो गया, खर्चा हो गया ना। तो ये बात है, यहाँ पर समग्र मांग की बात है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, और आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।